नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर इंसान जब बीमार होता है तो वो कोई ना कोई पैथी ढूंढ लेता है और उस हिसाब से अपना इलाज करा लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे प्राचीन विद्या जो है आयुर्वेदिक साइंसेस है, जो 5000 साल पहले इसका आविष्कार हुआ था और आज भी उसको फॉलो किया जा रहा है। तो कभी कोई यूनानी मेडिसिन का को अपनाता है तो कोई होम्योपैथी और कोई एलोपैथी अपनाता है। लेकिन एक विद्या ऐसी भी है जो आयुर्वेद से भी पुरानी प्राचीन विद्या है, वो है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर नेचर ने ये बीमारी दी है हमको तो नेचर ही उसको ठीक करेगा। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, नेचुरोपैथी क्या है। नेचुरोपैथी साइंसेस के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने बुलाया है स्टूडियो में डॉक्टर दिलीप डोनेकर को, जो डोनेकर ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ तो है ही, अलावा इसके इन्होंने नेचुरोपैथी में एमडी किया है। रेकी मेडिसिन में या रेकी साइंस में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल की है। हाल ही में रशियन एम्बेसी द्वारा इन्हें पीएचडी से सम्मानित किया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया फोर्ब्स मैगजीन में भी इनका नाम आ चुका है। कई सारे फेमस फिल्म एक्ट्रेसेस द्वारा, जैसे कि जीनत अमान है, जूही चावला है, करीना कपूर है, करिश्मा कपूर है या मलाइका अरोरा है, इन्होंने इन्हें डिफरेंट ओकेशंस पर सम्मानित किया है। उसी प्रकार क्रिकेटर्स की बात करें तो किरण मोरे या सुरेश रैना या नैन मोंगिया से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। कई सारे रिसर्च किया उन्होंने, कम से कम 3000 से ज़्यादा हर्बल प्लांट्स पर, जिसको हम जड़ी बूटी कहते हैं नेचुरोपैथी साइंसेस में, उसके ऊपर रिसर्च चालू है। ये इनका एक खानदानी पेशा है, जैसे कि इनके ग्रैंडफादर इस पर काफ़ी एक्सपर्ट थे, उसके बाद इनके फादर ने इस प्रोफेशन को संभाला और आज ये संभाल रहे। इतना ही नहीं, ये इंडिया में तो प्रैक्टिस करते ही है, अलावा इसके इन्होंने दुबई में भी प्रैक्टिस करना शुरू किया है और वहाँ एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इनको। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने कम से कम 15 नेशनल सेमिनार्स और 10 इंटरनेशनल सेमिनार्स में अटेंड करके वहाँ सम्मानित हुए हैं। और इन्हीं से आज हम बात करेंगे नेचुरोपैथी के बारे में, खासकर इस संबंध को लेकर कि कैंसर को लेकर हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हो, तो ये नेचुरोपैथी क्यों आपको अट्रैक्ट कर गया है? बेसिकली इसमें टर्न होने की एक मेरी वजह थी। इसके पहले मैं लॉ फैकल्टी में मैं एंटर हो चुका था, 3rd ईयर मैंने कर लिया था लॉ। लेकिन मेरे डैडी जो वैद्य थे पुराने ज़माने के, तो मुझे मेरे डैडी बार बार मुझसे बोलते थे कि आप डॉक्टर प्रोफेशन में आइए करके। तो मुझे भी थोड़ा करके भी रियलाइज़ होता, फिर मुझे एक यू टर्न आया। एक्चुअली मुझे फाइल्स हो गया था, तो मैंने काफ़ी सारे मेडिसिन लिया और बड़े बड़े कंपनी के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया, लेकिन मुझे कहीं रिलीफ नहीं हुआ। फिर एक बार मैं दर्द से करा रहा था तो डैडी ने मुझे देख लिया। फिर डैडी ने मुझे पूछा कि क्या हो गया, तो मुझे भी बड़ी शर्म आती थी कैसे बताना, क्योंकि मुझे पाइल्स हो चुका था। तो फिर डैडी को मैंने बताया बड़े धीमी आवाज़ में कि ऐसा ऐसा है। फिर डैडी ने बोला कि इतना प्रॉब्लम, तो ठीक है। फिर डैडी मुझे मेडिसिन दिया। हार्डली मैंने 2 दिन मेडिसिन खाया हूँ, 2 दिन में मुझे रिलीफ हो गया। तो मैंने डैडी को सीधा गुरु ही मान लिया और फिर मैंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया। मैं फिर डॉक्टर प्रोफेशन को जुड़ गया। फिर ये मैंने एमडी पीएचडी सब कुछ फिर मैंने डॉक्टर इसमें कर लिया, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक में। फिर इसी में मैंने आगे बढ़ गया। तो आज आपके सामने खड़े हैं डॉक्टर दिलीप डोनेकर जी, बहुत बड़ी बात है सर। आपने एक प्रोफेशन चेंज करना इतना सिंपल नहीं होता है और आपने एक अलग प्रोफेशन से इस मेडिसिन प्रोफेशन में आ चुके हैं आप। ये बताइए मेरे को कि आज हम जो डिस्कस करने वाले जा रहे हैं कैंसर, तो नेचुरोपैथी को लेकर कैंसर के बारे में क्या राय बनती है आपकी, और कैंसर क्यों इतना डेंजरस नहीं है जितना कि आमतौर पे इसको समझा जाता है? बेसिकली कैंसर में काफ़ी गलत फहमियाँ समाज में विचलित है। कैंसर जो होता है एक सेल्स होता है। जैसे हम छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे जैसे बड़े हम सेल्स बनते रहते हैं, हमारा आकार बढ़ते रहता है, हमारे बॉडी का आकार बढ़ता है। लेकिन ये सेल किसी कारणवश कहीं जम गए और वहाँ उन्होंने ट्रॉपिक आपकी लैंग्वेज में जमा हो गए एक जगह, और फिर वो यदि वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुए और तो एक ही जगह जमा रहे, तो जस्ट लाइक ब्रेस्ट कैंसर, वहाँ यदि गांठ हो गए तो सभी गांठ कोई कैंसर नहीं होती। लेकिन कुछ कुछ जब गांठ उसका परीक्षण होता है, आप उसका बायोप्सी करते तो उसमें पता चलता है कैंसर या मेद की गांठ है। तो सारे गांठ कोई कैंसर नहीं, लेकिन कैंसर होते भी है। तो इस तरह से आप डिटेक्ट हो जाता है। फिर नेचुरोपैथी का रोल होता है कि इसे कैसे दूर किया जाए। अब बहुत सारी पैथी है, एलोपैथिक है, अदर भी पैथी है, उनमें कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन नेचुरोपैथी काफी पुरानी ट्रीटमेंट पद्धति, गौतम बुद्ध कालीन है। जीवक जिसे जानते होंगे, जिन्होंने 3000 वनस्पति में रिसर्च किए, उन्होंने तक्षशिला विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ में मास्टरी किया। तो ऐसे ऐसे जो बड़े हमारे जो गुरु वैर्य थे,
उन्होंने काफ़ी रिसर्च किए, तो मैं एक उनका अंश हूँ जिन्होंने जैसे मैंने कैंसर पे रिसर्च किया हो। तो लॉट्स ऑफ पेशेंट मैंने कैंसर के ठीक किया हो, सिर्फ इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर के भी, दुबई, लंदन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, तो काफ़ी पेशेंट्स हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी तक मेडिकल साइंस में जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट किए, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, लाइट्स वगैरह, बट एक कुछ टाइम के लिए ठीक है, मीन्स आपको सिर्फ कंट्रोल कर सकते, टोटली क्योर नहीं कर सकते, जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है। और सारे पेशेंट मुझे बताते भी हैं, आप किसी से भी गूगल करें तो पता चल जाता है। लेकिन हमें अपने पैथी के बारे में हमें बताना है कि हम नेचुरोपैथी में क्या कर सकते। वो अपने पैथी में वो कर रहे हो, उनका काम है, उनका ये है स्ट्रीम है, उनमें काम करें। लेकिन हम नेचुरोपैथी से, हम नेचुरोपैथी वैसे हम कैंसर को कैसे ठीक करें, तो हम उस लाइन अप पे चलते हैं और हम कैंसर को अपने नेचुरोपैथी से ठीक करते हैं। जहाँ तक मेरे पास सारे जो पेशेंट आते हैं लास्ट स्टेज के पेशेंट आते हैं, और लॉट्स ऑफ पेशेंट मैंने कैंसर के ठीक किया हूँ इंडिया के बाहर। तो नेचुरोपैथी द्वारा भी आप कैंसर को ठीक कर सकते हैं, और मैं तो करते हैं। मेरे 4 हॉस्पिटल है, नागपुर, मुंबई, दुबई, और एशिया का जो बिगेस्ट हॉस्पिटल है वो सावनेर में बन रहा है हाल ही, और 1-1.5 साल लगेगा जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल बन रहा है। तो हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं वहाँ पे, और हार्ट्स का। तो नेचुरोपैथी में भी कैंसर ठीक होता है। आप थोड़ा टर्न हो जाइए और हमें मौका दीजिए। नेचुरोपैथी वैसे भी ट्रीटमेंट होता है, वो भी काफ़ी कम समय में और किफ़ायत दाम में। कोई खास वजह सर कि आपने इतने सारी बीमारियों में से कैंसर कोई स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश की? काफ़ी मैंने रिसर्च किया, जब मैंने पेशेंट्स देखे कैंसर के, काफ़ी तड़पते हुए देखे मैंने, और मैंने इतना रिसर्च करने में मुझे पता चला कि कैंसर का अभी तक कोई खास ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। और जब हमने, मेरे डैडी जो थे वैद्य, उनकी कुछ फार्मूलेशन, मेरे कुछ फार्मूलेशन, हमने कंबाइन फार्मूलेशन देखी, फिर हमने पेशेंट पे टेस्ट किए और ट्रिमेंडस रिजल्ट दिखे, ट्रिमेंडस। यानी जैसे मेटास्टेटिक कैंसर आप जानते हो, मेटास्टेटिक कैंसर लास्ट स्टेज, 5th स्टेज, 4th स्टेज, एकदम मेटास्टेटिक कैंसर जो सब जगह स्प्रेड हो चुका है, लंग, लिवर, आपका स्पाइन। तो इतने फैले हुए कैंसर को यदि हम ठीक करें, वो भी 4 या 5 मंथ्स में, कोई मैजिक नहीं, लेकिन ये मैजिक है। ये हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, हमारी नेचुरोपैथी वे है। नेचुरोपैथी में जो हमारे कंटेंट होते हैं, काफ़ी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बस उसको किस तरह से देना चाहिए पेशेंट को, उनका लाइफस्टाइल क्या है और किस वजह से हुआ है, आपने वजह भी देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप कैंसर ट्रीटमेंट मत कीजिए, आप उनकी वजह देखिए। पेशेंट कोई वजह से कैंसर होता है, ऐसे नहीं किसी को भी हो गया, मीन्स टचेबल नहीं है कि कैंसर के पेशेंट के साथ रह गए आप और आपके कैंसर हो गया। हाँ, आपका लाइफस्टाइल, इसलिए मैं पेशेंट के पहले लाइफस्टाइल देखता हूँ कि उन लोग कहाँ से आए, उनका लाइफस्टाइल क्या है, क्या सेवन करते हैं, फिर उसके हिसाब से मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, और ट्रीटमेंट से रिजल्ट दिखते हैं। और वो भी कोई हार्मफुल ट्रीटमेंट नहीं, आपको सिर्फ टैबलेट्स खाना है, जो भी मैंने फार्मेशन बनाया, सुबह शाम खाना है, और कुछ मैंने रूल्स बनाए जो डाइट शेड्यूल है, वो डाइट शेड्यूल फॉलो करो तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलते हैं। और 4 महीने बाद वैसे मैं आपको ट्रीटमेंट के लिए बोलते देता हूँ, आपका टेस्ट निकालो, एक बायोप्सी निकालो, या फिर आप पेट स्कैन निकालो। पेट स्कैन में आपको कहीं भी कैंसर है, कैंसर के सेल्स या कई नोट्स नहीं दिखे, तो पेशेंट इज ओके। इससे बड़ा प्रूफ मैं क्या दे सकता हूँ? क्या सक्सेस रेशियो क्या है जरा? मेरा सक्सेस रेशियो 80-85% है, वो भी लास्ट स्टेज पेशेंट में, 4th स्टेज के। और नागपुर भी काफ़ी एग्जाम्पल है, अदर कंट्री भी काफ़ी एग्जाम्पल है। आपने वजह की बात की सर अभी, तो क्या वजह है, कैंसर क्यों होता है? क्योंकि देखो, किसी को भी कोई रोग होता है तो उसकी वजह होती है। यदि उसको माउथ कैंसर हुआ तो ऐसे नहीं हुआ, किसी के टच में या नहीं, वो ऑलरेडी तंबाकू का सेवन करता होगा, तंबाकू का सेवन करना है, कर रहे, तो माउथ कैंसर होना है। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी सेवन नहीं करते, बोलते सर हम कुछ भी नहीं करते, तो दूध पीते हैं, तो दूध भी यदि पीते हैं तो भी कैंसर हो सकता है। क्योंकि आपका यदि सिस्टम, आपका स्टमक का जो सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम है, वो यदि वीक होगा, आपकी पाचन क्रिया यदि प्रॉपर नहीं होगी, और आप बहुत ज़्यादा दूध का सेवन अधिक करते होंगे, और आपके पेट में यदि एसिडिटी होंगी, और एसिडिटी द कॉज ऑफ कैंसर, एसिडिटी सभी रोगों की जननी है। आपको हार्ट अटैक जो आता है एसिडिटी की वजह से। तो अपनी बॉडी को देखिए, आप बहुत ज़्यादा मत खाइए, उतना ही खाना खाइए जितना आप पचा सकते हैं। आप जंगल में देखिए, शेर उतना ही शिकार करता है, जब वो कोई शिकार करता है तो शिकार करने के बाद 7-8 दिन कुछ नहीं खाता, वो कितने जागरूक होते हैं। और हम इंसान कभी भी कहीं भी कुछ भी खाते ही रहते। तो भाई आप तो बीमार होना ही होना है, तो आप सिस्टम को समझो। आप दिन में 2 ही बार खाना खाइए, सुबह 1 बार खाइए, जो भी आपका सिस्टम है। यदि लेबर है तो 9-10 बजे खाएगा, ऑफिसर है तो 10 साढ़े 10 बजे खाएगा, और भी हाई लेवल के हो तो उसका सिस्टम अलग रहेगा। तो दिन में 2 बार खाइए, और अपने आप को जानिए आप पचा सकते हैं या नहीं। यदि आप पचा सकते तो जहर भी खाइए, मिस जहर मत खाइए, मिस बता रहा हूँ बताने के लिए। तो आप पचा सकते तो कुछ भी खाइए, लेकिन यदि आप नहीं पचा सकते तो आप एक लड्डू भी मत खाइए, वो भी आपको जीवघेन हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप उतना ही खाइए जो आप पचा सकते। यदि आप पचा नहीं सकते फिर एसिडिक लेवल तैयार होगा, एसिड होगा तो फिर कैंसर सेल उसमें जनरेट हो गया, और कैंसर सेल जनरेट हो गया तो कैंसर होना ही होना है। तो आप थोड़ा जागरूक रहिए, और अपना जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल थोड़ा देखिए, आपका लाइफस्टाइल क्या है, और लाइफस्टाइल नेचुरल रखिए जिसकी वजह से हमें कैंसर ना हो। और कैंसर ऐसे ही नहीं होता है। यदि आप दिन में 2 बार खाना खा रहे हैं और दोपहर को आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं,
तो मैं वादा करता हूँ कैंसर होना ही नहीं, होता ही नहीं यदि आप 2 बार खाना खाते। लेकिन आप बहुत ज़्यादा खाना खाओगे और कुछ भी खाओगे जंक फूड वगैरह, तो कैंसर से आप बहुत नज़दीक हो। मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग करने को बोल रहे हैं आप? हाँ, 2 टाइम, हाँ। सुबह एक बार और शाम को एक शाम बार। के बस दिन में कितने 2। घंटे का गैप होना चाहिए? जैसे आपने सुबह 10-11 बजे खाया या फिर 1:30 बजे खाया, लेकिन 2 के पहले खाइए। और शाम को आप 8 बजे 7 बजे जैसा आपका लाइफ स्टाइल हो वो टाइम पे खाइए। बस दिन में 2 बार खाइए। हाँ, यदि कोई पंडित वगैरह है तो इस दिन में 1 बार खाना खा सकते, क्योंकि उनको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं रहता। बट लेबर या थोड़ा ऑफिस है, उन्हें 2 बार खाना चाहिए, क्योंकि हम कॉमन आदमी हैं, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, तो 2 बार एटलीस्ट खाना चाहिए। मतलब नेचुरोपैथी ये बताता है साइंसिस कि भाई कोई ज़रूरी नहीं कि दारू या तंबाकू या पान मसाला खाने से ही होगा, इन कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि आपने बताया। राइट। जी। लेकिन यदि आप तंबाकू खाते हैं तो कैंसर होना ही होना है, क्योंकि और कुछ कुछ लोग ऐसे कि तंबाकू खाने के बाद यहाँ पे हाँ। ऐसा करके रखते हैं। हाँ। तो यार स्किन तो सड़ना है, और सड़ना है तो फिर वहाँ पे कैंसर के जो जीवाणु है वो तो सेल है वो वहाँ पे क्रिएट हो गया तो फिर कैंसर हो गया। और फिर एक बार कैंसर हो गया तो फिर वो शायद हो सकता है मेटास्टेटिक हो। मेटास्टेटिक यदि है कैंसर तो सारे ऑर्गन्स में फैल सकता है, लंग लिवर। मेटास्टेटिक है तो फिर आपका स्पाइन ब्रेन में भी जा सकता है। तो थोड़ा आप जागरूक रहिए। सर जनरली एक भ्रम है ये या फैक्ट है, आप बताएंगे इसको, कि इंजरी हो गई, कोई चोट आ गई तो उससे कैंसर होने की संभावना है। नेचुरोपैथी क्या बोलता है इसके बारे में? हाँ, यदि आपको कई है, मेरे पास ऐसे पेशेंट कुछ अमरावती के कुछ भंडारा है। एक लड़का है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको शायद एक्सीडेंट हो चुका था। और एक्सीडेंट होने के बाद उनका पैर कट कर देते, इम्पुटेशन किए थे। फिर बाद में उन्होंने क्या कि उसको थोड़ा हलगर्जी बना के, यानी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और सेल वहाँ पे डेवलप हो गया। डेवलप होने के बाद फिर और डॉक्टर की तरफ गया तो उन्होंने बोला कि कैंसर और है, यानी कैंसर अभी वहाँ पे क्रिएट होगा। और क्रिएट तो हुआ लेकिन मेटास्टेटिक रूप में आ गया, तो सभी जगह स्प्रेड हो चुका। तो ऐसे केस को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यदि एक्सीडेंट होता है तो तुरंत आप उसमें मेडिकेशन करो, जो भी आपको लगाने का, या फिर डॉक्टर से कांटेक्ट करो और उसमें जो मलहम पट्टी या जो भी आपका ट्रीटमेंट हो कीजिए। यदि आप हलगर्जी बना करोगे तो प्रॉब्लम होगा। अभी आपने रिसेंटली एक केस सुने होंगे शायद डॉग का, एक पुलिस इंस्पेक्टर शायद डीआईजी कुछ अपने महाराष्ट्र का, उनके घर का एक कुत्ता है और उनका वैक्सीनेशन सब कुछ हो चुका है। उनके कुत्ते के नखून पुलिस वाले को लग गया, जो उनका घर का डॉगी है। और बाद में देखे जाए तो उसी से गुजर गए, वो भी कुत्ते जैसे भौंक के, मीन्स रैबिज हो चुका था। तो आप देखो, जो भी आप पेट्स रखते हैं, आप उसका वैक्सीनेशन भी करते, तो भी बी अलर्ट, आप थोड़ा अवेयर रहिए। जब भी कुछ आपका नखून यदि खरोच है उसको तुरंत ट्रीटमेंट कीजिए। आप हलगर्जी पना मत की, फिर आप काफी गहरे में चले जाते हैं या फिर बहुत बड़ा सफर हो जाता है आपका बीमारी में, और रैबिज संक्रमित हो जाता है। तो थोड़ा आप ध्यान रखिए। कोई भी जानवर पालो, लेकिन आपको यदि कुछ लगता है तो आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर और उसी वक्त कीजिए, हलगर्जी बना मत कीजिए। सही बात कहा आपने। इस बात पर आते हैं हम लोग कि जनरली कैंसर की भी जब बात कर रहे हैं तो मेन और वुमेन, पुरुष और महिला, तो इनमें पुरुषों में ज़्यादा कैंसर की मात्रा पाई गई है एज कम्पेयर टू वुमेन। तो क्या खास वजह है इसकी? एक तो लेडीज हमारे यहाँ भारत की काफ़ी सेंसिटिव रहती है और अपने आप को संभाल के रखती है। लेकिन हमारा जो पुरुष वर्ग है, मैन वर्ग है, वो थोड़ा सा कुछ भी खाता है और बहुत सारे उनका बोझ रहता है। मीन्स बहुत सारे उनको करते हुए रहते अपने फैमिली के और बिजनेस या नौकरी को काफ़ी टेंशन, तो वो कुछ भी खा लेते हैं। और संगत गुण, आप किस लोगों के साथ रहते हैं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि आप तंबाकू खाते हो या वाइन पीते हो, उनके साथ रहोगे तो चौथे आप भी बनोगे वैसे। तो थोड़ा संगत गुण पे भी ध्यान दीजिए। और पुरुषों में इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनके संगत गुण वो एक्स्ट्रा कुछ भी खाते और कभी भी खाते रहते हैं। और बहुत सारे आजकल देखिए आपने रास्ते से साइड में बहुत सारे पांटल या सब कुछ दिखते रहते हैं, फास्ट फूड वगैरह। तो थोड़ा जी ललचा जाता है, लोग खा लेते तुरंत कि भूख लगी थोड़ा खा लेते। लेकिन यार वही भूख आपको जानलेवा हो सकती है। आप घर में जाइए, घर का जो खाना है वो खाइए और अच्छा खाना खा सकते हैं, जो कि आप थोड़ा खा लीजिए। आप जो स्ट्रीट फूड खाए, फिर आपकी भूख मर गई है, अब आप घर में खाना खाए तो एसिडिक होना ही होना है। तो थोड़ा सा भूखा भी रहिए और घर में जाके खाना खाइए। या तो यदि बाहर भी खाना खाए तो थोड़ा देखिए, अच्छा खाना है, प्योर और हाइजीनिक फूड खाइए, प्योर और हाइजीनिक होना चाहिए और आपको भूख लगना चाहिए तो आप पचा भी सकते, नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। सर क्या ये हेरिडिटी है कैंसर या किसी को भी हो सकता है? मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो खिलाफू की हेरिडिटी होता है करके। यदि आपकी फैमिली में, आपकी वंशज में, सेम हिस्ट्री में सब वही होता होगा, सुबह से लेकर शाम तक वही रूटीन चलता होगा, तो शायद फिर आपकी पूरी फैमिली में फिर वो हेरिटेज शब्द निकल जाएगा कि हाँ आपके खानदान में ये सब होता है। लेकिन जैसे अपने लाइफस्टाइल चेंज करते हो देखो इंप्रूवमेंट होता है। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक गाय का बछड़ा है घोड़े के साथ रहता है तो घोड़े जैसा वो बनता है। तो सिंपल थिंग्स है कि आप अपने आप को चेंज करो, आपका लाइफस्टाइल चेंज करो तो आप भी एकदम सुदृढ़ हो जाओगे, आप निरोगी स्वस्थ हो जाओगे और स्वस्थ जिस्म के मालिक बनोगे। तो आप, मेरी गुजारिश ये है कि आप स्वस्थ रहिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए और लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। हो सके तो बी नेचुरल, जितना आप नेचुरल होंगे आप बीमारी से बहुत दूर रहोगे। और दिन में 2 ही बार खाना खाइए और मेडिटेशन कीजिए।
क्योंकि मेडिटेशन ये बहुत बड़ा हमारे पास टूल है जो लॉर्ड बुद्धा से क्रिएटेड है। तो मेडिटेशन कीजिए, वक्त निकाल लीजिए, 10 मिनट का वक्त निकालिए सुबह और शाम। बहुत ज़्यादा वक्त मत निकालिए, लेकिन 10 मिनट सुबह शाम कीजिए। 10 से 15 मिनट यदि आप खुद को देते हो तो आप, मैं शर्त लगाता हूँ कि आप 80-85 तो आप पार ही कर लोगे। नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी। क्या सिम्टम्स क्या है इसके, लक्षण क्या है इसके, कैंसर कैसे देखो, पता चलेंगे क्या हुआ हाँ है? जी, अभी तो बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। FNCC है और बायोप्सी है, पेट स्कैन है, बहुत सारे। और आजकल तो मेरे पास एक मैग्नेटिक मशीन, उससे पता चलता है। तो ऐसे भी दिखता है माउथ कैंसर, क्योंकि तंबाकू खाते हैं तो उनको एक छोटा सा चट्टा हो जाता है या फिर छोटा सा प्याच हो जाता है गाल में, तो उनको लगता है कि अल्सर होगा। यदि अल्सर हुआ भी है तो आप थोड़ा सावधान हो जाए, क्योंकि अल्सर भी टर्न हो सकता है कैंसर की तरफ। तो अल्सर को आप लाइटली मत लीजिए, तुरंत उसका ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। और तंबाकू यदि खाते हैं आप तो दबा के मत रखिए, पहली बात तो खाइए मत, और यदि खाते हैं तो दबा के मत रखिए, तुरंत थूक दीजिए, फिर वॉश कर लीजिए अपना मुंह। और दिन में 2 बार तो कम से कम ब्रश करना चाहिए। यदि नहीं करते तो कम से कम अपने मुंह को वॉश कर लो, तो आप तंबाकू या टोबैको कैंसर से बच सकते हैं। तो थोड़ा सुपारी, तंबाकू, इससे थोड़ा दूर रहिए, और जंक फूड से थोड़ा दूर रहिए। और इसके लक्षण दिखते हैं, क्योंकि गाल में पैचेस होता है, और ब्रेस्ट कैंसर में आपको गांठ दिखता है। हाँ, ये बात भी है कि हर गांठ कैंसर नहीं होती, क्योंकि मेद की भी गांठ होती है। तो बायोप्सी के बाद पता चल ही जाता है कि हुआ है या नहीं है। लेकिन बायोप्सी करने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को थोड़ा पेन होना चालू होता है, लेकिन पेशेंट का ये भी रहता है कि हम बायोप्सी नहीं करेंगे, हमें पता कैसे चलेंगे कि कैंसर है करके। उससे भी और टेक्नोलॉजी, बिना बायोप्सी भी अब पता चल सकता है। मेरे पास ऐसी मशीन है, क्योंकि उसके लक्षण दिखते हैं। लेकिन पेशेंट का भी एक रहता है कि नहीं हम बायोप्सी करें, फिर बायोप्सी करने के बाद पेशेंट को थोड़ा पेनिंग भी चालू रहता है, और फिर पता भी चल जाता है कि कैंसर किस लेवल पे पहुंच गया। तो बायोप्सी करना भी जरूरी है, लेकिन प्राथमिक लक्षण यदि आपको दिखते हैं तो आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं नेचुरोपैथी वे से। आपने लेवल की बात की सर, तो कैंसर के कुछ स्टेजेस होते हैं। हाँ जी। तो 1 2 3 4, तो कैसे पहचानते हैं स्टेज 1 पे, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4? और कौन से स्टेज पे हम बिल्कुल अपना उम्मीद लगाए रख सकते हैं, किस स्टेज तक? राइट। हाँ, मेरे पास यदि आते हैं तो मेरे पास 4 स्टेज या लास्ट स्टेज के पेशेंट होते तो भी आप उम्मीद मेरे से कर सकते हैं। तभी मैं 80 मतलब 4 स्टेज को भी आपने क्योर हाँ, किया? मैंने क्योर किया, और मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड में बात करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड में बात करता हूँ। मेरे पास लॉट्स ऑफ पेशेंट्स है, सारे 4 स्टेज के। तो जब आपको थोड़ा पैचेस लगता है, यदि माउथ कैंसर आपको दिखता है 1st स्टेज, लेकिन बहुत ज्यादा यदि गहरा चला गया, गर्दन तक चला गया, तो आप 3rd स्टेज में पहुंच चुके हैं। और फिर यदि आप बायोप्सी करते हो, पेट स्कैन करते हो, उसमें पूरा क्लियर कट दिखा रहता है किस किस ऑर्गन्स में कैंसर फैला है, माउथ से आपका गर्दन तक, लंग्स तक, लिवर तक, या पेनक्रियाटिक तक, या फिर यहाँ तक आपका स्पाइन तक, और ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। तो उसमें सब क्लियर कट दिखता है। अब ये पेशेंट होगा लास्ट स्टेज। अब इस लास्ट स्टेज के पेशेंट सारा यहाँ की जितनी बड़े हॉस्पिटल, नागपुर, मुंबई, दुबई, सारा घूम के फिर मेरे पास आते हैं डॉक्टर ढोने का। फिर ऐसे वक्त जब मैं ट्रीटमेंट चालू करता हूँ तो उनको पहले महीने में उनको 30-40% रिजल्ट दिखता है, और 4th या 5th में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखता है। और फिर वैसे मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप पेट स्कैन कर लीजिए, उसमें आपको प्रूफ दिख जाएगा। जब पेट स्कैन करते हैं उसमें कभी भी कुछ दिखते नहीं, कैंसर है, कैंसर के सेल या कैंसर के नोट्स, तो पेशेंट बड़ा हैप्पी हो जाता है। और नागपुर के एग्जाम्पल बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे जो लास्ट स्टेज के पेशेंट्स हैं, और ऊपर में बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो मैंने लास्ट स्टेज के पेशेंट ठीक किया हूँ, और यही कि नहीं, कुछ लंदन के पेशेंट्स हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं, प्रीति मर्चेंट, वो यहाँ के लंदन के पेशेंट्स है, मर्चेंट फैमिली। तो उनको भी लास्ट स्टेज का कैंसर है, उनको लंग, लीवर वगैरह कैंसर था। वो पेशेंट जब मुझे कॉन्टैक्ट किया, मैं लंदन में था, तो उसको मैंने शायद 5 महीने में ठीक किया, और वहीं से रिपोर्ट निकले उन लंदन से, कहीं भी कोई नोट्स नहीं, कहीं भी कैंसर के सेल नहीं, पेशेंट ने जोड़ के। तो वहाँ के डॉक्टर कह रहे थे कि ऐसे कैसे ट्रीटमेंट, एक चमत्कार हो चुका है, मिरेकल हो चुका है। तो मिरेकल जो कर सकते डॉक्टर डोनेकर कर सकते हैं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी मेडिसिन है जो कैंसर को ठीक करते हैं। तो हमने उस लेवल के भी पेशेंट ठीक किए, और एक ही एग्जांपल नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, लॉट्स ऑफ पेशेंट हमने जो लास्ट स्टेज से भी ठीक किए। फिर भी मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं 100% ठीक करूँगा, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, और 85% तो मैं देता ही हूँ कि भाई